वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो पहले लास्ट लेक्चर का ना रिकैप कर ले। सरफेस टेंशन जो था दैट वाज टेंजेंशियल फोर्स जो लिक्विड सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, ऑन अकाउंट ऑफ विच लिक्विड बिहेव्स एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। अगर उस पे कोई इमेजिनरी लाइन हम एज्यूम करें या कोई रियल ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दे सरफेस पे, तो लिक्विड उसको दोनों तरफ को खींचता है। उसी फोर्स को नाम दिया हमने सरफेस टेंशन। इस फोर्स को अगर हम लेंथ से डिवाइड कर दे, जितनी लेंथ पे वो फोर्स लग रहा है, तो ये हो गया सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल मेजरमेंट कि सरफेस टेंशन कितना है। सिंबल आपको 3 तरह के बताए थे। सिग्मा भी लिख सकते हो, एस लिख सकते हो, या फिर कैपिटल टी लिख सकते हो। एक और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, सरफेस टेंशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी पर यूनिट एरिया। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया भी सरफेस टेंशन है। यूनिट सीजीएस में डाइन पर सेंटीमीटर, ऐसे सिस्टम में न्यूटन पर मीटर, और एनर्जी के हिसाब से चले तो जूल पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, और सीजीएस सिस्टम में बात करें तो अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। डायमेंशंस भी निकाले थे। फोर्स के डायमेंशंस को हमने लेंथ के डायमेंशन से डिवाइड किया and answer was mt minus 2. Then we discussed excess pressure। जो लिक्विड का सरफेस है, अगर तो वो है फ्लैट प्लेन की फॉर्म में, जैसे कि ऊपर बनाया गया है, तो ये फोर्सेस एग्जैक्टली आमने सामने होते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। बट अगर लिक्विड सरफेस जो है वो एक कर्व की फॉर्म में है, जैसे कि एक लिक्विड ड्रॉप हो गया, तो लिक्विड ड्रॉप में जो फोर्सेस लगेंगे सरफेस टेंशन के, वो टेंजेंट्स जब आप ड्रॉ करोगे ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर को आ गया, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे आ गया, ये दोनों फोर्सेस कैंसल आउट नहीं होंगे। एज अ रिजल्ट दे गिव राइज टू पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे वेक्टर्स का। एक इनवर्ड फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन के कारण। ये तो मैंने यहाँ पे लोकल डायग्राम ड्रॉ कर दिया। वो फोर्स सरफेस टेंशन का सभी जगह लगेगा, ड्यू टू विच एक तो प्रेशर बाहर से पड़ ही रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके अलावा सरफेस टेंशन के कारण थोड़ा सा प्रेशर और बन गया। तो अंदर जो लिक्विड है उसको दो तरह के प्रेशर बियर करने हैं, दो तरह के प्रेशर्स को अपोज करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो अंदर लिक्विड के प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उसको हमने नाम दिया एक्सेस प्रेशर, and formula for that was delta P equal to 2T by R। यही सिचुएशन अगर हम डिस्कस करें इन केस ऑफ सोप बबल्स। सोप बबल में एक्चुअली दो सरफेस होते हैं, एक अंदर वाला सरफेस, एक बाहर वाला सरफेस। तो सोप बबल्स का जो एक्सेस प्रेशर है वो दो सरफेस टेंशंस के कारण होता है, इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस पे। तो इनके अंदर जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है वो इसी वैल्यू को बेटा डबल कर लो, डेल्टा पी बबल्स वाले केस में 4T बाई आर। तो जो मैंने यहाँ पे दो वेक्टर ड्रॉ किए ना, वो बाहर के सरफेस पे भी ड्रॉ होंगे, अंदर के सरफेस पे भी ड्रॉ होंगे, तो इफेक्ट डबल हो जाता है। तो ध्यान रहे, सिंगल सरफेस अगर है तो एक्सेस प्रेशर इज 2T बाई आर, डबल सरफेस है तो एक्सेस प्रेशर 4T बाई आर। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक लिक्विड के अंदर, जैसे आप ना वो जो देखते हो एक्वेरियम बनाया होता है ना कई घरों में, एक्वेरियम में नीचे से बबल्स निकलते हैं, तो वो बबल्स जो हैं वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऊपर की ओर आते हैं।
तो यहाँ पे हो गया बेटा लिक्विड और इधर हो गई एयर। तो एक दोबारा फिर से ऐसा सरफेस बन गया लिक्विड एयर सरफेस। तो यहाँ भी एक्सेस प्रेशर होगा, सरफेस होगा तो ऑब्वियस सरफेस टेंशन भी होगी, लेकिन सरफेस फिर से सिंगल ही है, जैसे मैंने ड्रॉप वाले केस में ड्रॉ किया। ड्रॉप में अंदर लिक्विड था, बाहर एयर थी। अब यहाँ पे अंदर एयर है, बाहर लिक्विड है, लेकिन सरफेस उसी तरह का स्फेरिकल है। तो इसके अंदर भी एक्सेस प्रेशर लिखना चाहे आप तो 2T/R ही लिखेंगे, क्योंकि सरफेस सिंगल है। डबल होता है सिर्फ सोप बबल्स में, उनमें आंसर आपको 4T/R लिखना है। बाकी लिक्विड का ड्रॉप हो या फिर एयर बबल इनसाइड वाटर हो, इन सभी केसेस में आप 2T/R लिखेंगे। तो अभी जो फॉर्मूले आपने लिखे हैं सारे, ये फॉर्मूले आज की डेरिवेशन में यूज होने हैं। चलो एक बार फटाफट पहले रीकैप नोट डाउन करेंगे, फिर आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। फॉर्मूला बुक सभी बच्चों ने मेंटेन करनी है। अब फॉर्मूला बुक में लिखना कितना है, वो जो मैं आपको रीकैप देता हूं ना लेक्चर से पहले, खास खास पॉइंट्स। इस बुकलेट में बेटा ज्यादा पेज नहीं होने चाहिए, इसमें आप 40 to 50 पेजेस की बुकलेट बनाइए, बस 40 to 50 पेजेस। जो छोटा चैप्टर है उसके पेजेस मैक्सिमम 1 to 2, छोटा चैप्टर जो है, जैसे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स था। और जो लेंथी चैप्टर्स है दे कैन गो 4 to 6 पेजेस, जैसे कि अभी वाला चैप्टर चल रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स, कोई डेरिवेशन लिखनी है उसमें, यूनिट क्या है, डायमेंशंस क्या है, फॉर्मूला क्या है उसका। जैसे मैंने एक्सेस प्रेशर का अभी डेरिवेशन थोड़ी किया, मैंने सिर्फ लिखा डेल्टा पी इक्वल टू T/R। आप जस्ट फॉर्मूले उसमें एंटर कर दो, ठीक है। और जब न्यूमेरिकल निकालने बैठते हो तो हो सकता है कोई रिलेशन भूल जाए, लेकिन ये धीरे धीरे आपको रिलेशन माइंड में पक्के हो जाने चाहिए, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है और रिवीजन के टाइम भी काम आती है। सो फॉर्मूला बुक सभी बच्चों ने मेंटेन करनी है अभी, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, तो बच्चे मुझे उस तरह से तो नहीं दिखा पाते चीजों को जैसे दिखाना चाहिए बता के। सो नाउ इज द टाइम टू एग्जीक्यूट सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने आप जो बच्चा बेटा समझदारी से टाइम पे चीजों को खत्म करेगा ना, वो आगे है। और जिसका बेटा चीजें पीछे रह गई, वो फिर ऑटोमेटिकली दौड़ में पीछे रह जाएगा। ठीक है, ये मत सोचिए कि पेरेंट बोलेगा तो मैं काम करूंगा या टीचर ने बोला तो करना है। आप अपना एक रूटीन जो है ना, उसको जुडिशियसली अपने अंतर आत्मा से ना फॉलो करिए, तो बेटा ये टाइम आपके लिए सक्सेसफुल है। बाकी जिन्होंने बेटा मेहनत सही से की है ना, उन्होंने तो लॉकडाउन में फायदा ही उठाया है। नंबर 1, तैयार होने की टेंशन नहीं है, कौन सा ड्रेस डालना है। नंबर 2, जो तैयार होने में टाइम लगता था वो भी खत्म हो गया। नंबर 3, पहली बार हम लेक्चर्स आपको, एवरी लेक्चर इज गेटिंग रिकॉर्डेड, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आज मुझे कोई बच्चा कहे ना कि ये वाला मुझे दोबारा करा दो, तो मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी। आपके पास लेक्चर अभी भी अवेलेबल है उसी स्पीड पे जिस स्पीड में क्लास में पढ़ाया गया। इसके बाद डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गए। बेटा एक बच्चा पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा बेटा लैम्बोर्गिनी की फोटो ड्रॉ कर रहा है अपनी कॉपी पे, तो अपना ध्यान उधर जाएगा ना थोड़ा बहुत ना, कि वो कैसे बना रहा है, अच्छा बना रहा है। कई बार हम भी उसकी कॉपी पे लिख देते हैं वेरी गुड, कि मैं तेरे को गुड दे देता हूँ, टीचर ने तो देना नहीं है। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। फिर क्लास में बेटा आप मान लो कम हाइट के हैं, आगे एक लंबा बच्चा आके बैठ गया, बोर्ड सारा कवर हो गया, आपको दिख ही नहीं रहा, ऐसा कोई इशू नहीं है, सबको क्लियर दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रिवीजन के लिए आपके पास दोबारा से फिर से वही लेक्चर अवेलेबल है। कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा, दोबारा फिर देखते हैं, घुमा के देख लो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, बहुत कुछ है। जिन्होंने लॉकडाउन का फायदा उठाया बेटा, जो अच्छे बच्चे हैं ना 10+2 के, वो हमारे पास 10+1 में पढ़े ऑफलाइन, अभी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। अच्छे बच्चों ने तो बोला है कि हमें ऑनलाइन इज मोर बेनिफिशियल। कईयों ने तो ये भी बोला कि इस साल ऐसे ही निकाल दो सर, अच्छा है हमारे लिए 10+2 वालों में।
सो दे हैव सफिशिएंट टाइम, स्कूल का अटेंडेंस का काफी बच्चों का चक्कर नहीं है, तो उनके पास तो प्लेंटी ऑफ टाइम है। सो अब आपने देखना है कि आपको चीजें कैसे मैनेज करनी है, ठीक है। हाँ, पेरेंट्स बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर बोल दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपके अंदर एक चिंगारी बनेगी ना, स्पार्क बनेगा पढ़ने का, तो बेटा दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आप अपना जो मिशन है उसको सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाए। बट बी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल तो होगा। अगर आप सोचते हैं कि चलो लॉग इन कर लिया और साथ में बेटा कुछ और भी शुरू कर दिया, वो पॉसिबल नहीं है। वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेनिस्कस क्या होता है। क्या पता है कुछ बच्चों को मेनिस्कस के बारे में? नहीं पता होगा, क्योंकि ना लॉकडाउन का टाइम है, ये नुकसान है। आप जब केमिस्ट्री लैब में जाओगे ना, तो आपको ना एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए एक ब्यूरेट मिलेगा। इस तरह से एक ट्यूब होती है रफली 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, नीचे यहाँ पे एक स्टॉप कॉक होता है खोलने के लिए कि कितना लिक्विड हमने मिक्स कर दिया। नीचे एक कॉनिकल फ्लास्क रखना पड़ता है इस तरह का, उसमें कुछ और लिक्विड डाला होता है। एक्चुअली एसिड और बेस के ये आपस में ना रिलेशंस हैं। तो इसमें आपको टीचर बताता है कि जो पानी है ना यहाँ पे, मैं थोड़ा सा अगर बड़ा ड्रॉ कर दूं, वाटर का सरफेस थोड़ा सा सेंटर में से डिप्रेस्ड होता है, ऐसे रहता है इसके अंदर लिक्विड। तो ये जो सरफेस है ना, कर्व्ड सरफेस ऑफ द लिक्विड, इसी को मेनिस्कस कहते हैं, जो ट्यूब में हमें मिलता है उसका नाम है मेनिस्कस। यानी वो बाउंड्री जो लिक्विड को, यहां से लिक्विड शुरू हो गया, ऊपर बेटा एयर थी, एयर और लिक्विड को जो बाउंड्री सेपरेट करती है उसी को मेनिस्कस बोलते हैं। चलिए, होप नाम तो क्लियर हो गया होगा मेनिस्कस क्या है। सो अब चलते हैं इसके हम डिपिक्शन पे। मेनिस्कस एक्चुअली दो तरह का है। वन इज कि अगर हम बात करें वाटर की इन ग्लास, पानी का मेनिस्कस ग्लास के ट्यूब के अंदर, ये तो डेफिनेशन होगी, टॉप लेयर ऑफ अ लिक्विड इन अ वर्टिकल ट्यूब दैट सेपरेट्स इट फ्रॉम एयर, उसको मेनिस्कस बोलते हैं। शेप ऑफ द मेनिस्कस जो है वो दो चीजों के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, कि अडेसिव फोर्स, यानी कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो ग्लास का वॉल है या ट्यूब का वॉल है, उसके साथ उनका अट्रैक्टिव फोर्स कैसा है। दूसरा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का अपने मॉलिक्यूल के साथ कोहेसिव फोर्स कैसा है, उस पर डिपेंड करता है ये। तो वाटर का मेनिस्कस ग्लास ट्यूब के अंदर कॉनकेव होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको ना, इस तरह से। लेकिन मरकरी जो है, मरकरी इज अ ड्राई लिक्विड। अगर आप मरकरी में नहाएंगे ना, तो आपको टॉवल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। मरकरी में से बाहर आओगे तो टॉवल इज नॉट रिक्वायर्ड, आपकी बॉडी 100% ड्राई मिलेगी, चिपका नहीं आपकी बॉडी के साथ। वाटर जो है वो गीला होता है, मरकरी सूखा होता है। मरकरी में नहा के आओगे तो आपकी ड्राई क्लीनिंग हो जाएगी, नो टॉवल इज रिक्वायर्ड एट ऑल। तो मरकरी जो है वो मोस्ट ऑफ द सर्फेसिस के साथ स्टिक नहीं करता, ग्लास के साथ भी नहीं करता। तो मरकरी का मेनिस्कस कॉन्वेक्स होता है। यहां से ये मरकरी है इधर वाला, ये लिक्विड है, लेकिन आपको ना वाटर नजर नहीं आना था, इसलिए उसमें एक डाई डाल दी गई है ताकि आपको दिख जाए कि पानी कहाँ तक है। तो आप देख पा रहे हैं कि पानी का सरफेस ना बीच में से नीचे की तरफ है। एक्चुअल फोटोग्राफ है, मैंने नहीं बनाई है, एक्चुअल फोटो खींची हुई है। सो वाटर का मेनिस्कस ग्लास के अंदर कॉनकेव, मरकरी का मेनिस्कस ग्लास के अंदर कॉन्वेक्स। अब ये कितना कॉनकेव या कॉन्वेक्स है, उसको मेजर करने के लिए
अपने पास एक है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये मैंने वाटर वाला केस ड्रॉ कर दिया जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। ये वो पॉइंट है जहां पे एयर, लिक्विड और सॉलिड, सॉलिड भी है ना यहाँ पे, ये जो ग्लास की ट्यूबिंग है यहाँ पे सॉलिड भी है, एयर, लिक्विड, सॉलिड, जहां पे तीनों फेजेस मिलते हैं वहां पे हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लिक्विड एयर सरफेस को ऐसे, एक ड्रॉ करेंगे लिक्विड सॉलिड सरफेस को, वो नीचे कोई ऐसे आ जाएगा। इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है थीटा, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। लेकिन अगर हम यही चीज मरकरी के लिए बात करें, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करें, जो मरकरी यानी कि लिक्विड एयर को टेंजेंट होगा वो ऊपर को जाएगा ना ऐसे, और लिक्विड सॉलिड का टेंजेंट तो नॉर्मल वैसे आएगा जैसे पहले था। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है मरकरी के लिए, तो ये भी याद रखना। मरकरी के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो ऑब्ट्यूज, और वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट। मरकरी वाला ऑब्ट्यूज बनेगा। ये देखो बेटा, अगर हम मरकरी को ना वुड के ऊपर या फ्लोर के ऊपर रखे तो ये इस तरह से बेटा एग्जिस्ट करता है, पानी की ड्रॉप्स की तरह नहीं है, है ना। रीजन आपको बताता हूँ बेटा, रीजन वही है कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना वो बनना है ऑब्ट्यूज। अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूं, एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, यहां पे ड्रॉ करूंगा, एक ड्रॉ करूंगा टेंजेंट टू लिक्विड एयर सरफेस, एक ड्रॉ करूंगा लिक्विड का टेंजेंट विद वुड, वो इधर को आएगा। तो डू यू एग्री कि ये एंगल ऑब्ट्यूज हो गया है मरकरी वाले केस में। इसलिए मरकरी की जो ड्रॉप्स है ना वो इस तरह से रहती हैं बेटा। मरकरी गिर जाए ना, उसके काफी सारे ना बॉल बॉल से बन जाते हैं फ्लोर पे। शायद किसी का थर्मोमीटर टूटा होगा तो जरूर देखा होगा बेटा। जिन्होंने देखा वो जरा हाथ खड़ा करेंगे, रेज हैंड। प्लीज राइट अ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट between the shapes of a mercury and a water drop. Mercury and a water drop on a glass sheet, on a glass sheet. Give the reason for their different shapes. Give the reason for their different shapes. चलिए एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया। हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने होते हैं। एक टेंजेंट ड्रॉ करना होता है लिक्विड एयर सरफेस, ये हो गया अपना लिक्विड एयर सरफेस का टेंजेंट मरकरी वाले केस में, और ये हो गया लिक्विड सॉलिड वाला टेंजेंट। ये टेंजेंट जो है दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ना मरकरी वाले केस में, वो ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। इसलिए मरकरी की जो शेप है वो एक ड्रॉप जैसी रहेगी, स्फीयर की तरह। लेकिन वाटर वाले केस में जो लिक्विड एयर टेंजेंट है वो आएगा ऐसे, एंड लिक्विड सॉलिड वाला टेंजेंट आएगा ऐसे, और एंगल बनना चाहिए एक्यूट। तो यूं कहिए कि जो वाटर है ना वो एक पूरी की पूरी ड्रॉप या स्फेरिकल शेप एक्वायर नहीं करेगा, उसका काफी बड़ा एरिया इन कांटेक्ट विद ग्लास होगा।
तो मर्करी जो है वो कांटेक्ट को छोड़ने की कोशिश करता है। चलो इसको अलोंग विद डायग्राम बेटा नोट कर लेंगे। A similar question based on surface tension. Oil spreads on water, but water remains as a drop on oily surface. Why? देखो बेटा, जब हम गुरुद्वारे मंदिर से ना प्रोग्राम जब खत्म हो जाता है तो हमें हलवा मिलता है ना, प्रसाद, और प्रसाद में ना घी थोड़ा ज्यादा होता है। तो क्या करते हो फिर एंड में, जरा हाँ बोल के बता सकते हैं, कोई बात नहीं है। हाथों सर में घी स्प्रेड कर देते हैं, हाथ में घिस देते हैं। हाथ में घिस देते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। तो हाथ अपने हो गए अब ऑयली, है ना। इसके बाद जब आप हाथ धोते हैं तो हाथ पे जो पानी रह जाता है, यू वुड हैव एक्सपीरियंस्ड, वो पानी जो है ना वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में मिलता है आपको स्किन पे, एम आई राइट। ये उस तरह से पानी नहीं जैसे आप नहाने टाइम में मतलब आपकी स्किन को वाटर स्टिक कर जाता है, उस तरह से स्टिक नहीं करता, ये ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर लेता है। ऑयली सरफेस पे वाटर फॉर्म्स ड्रॉप्स, ये देखा आप सभी ने, है ना। तो इसके पीछे भी सरफेस टेंशन है। आंसर क्या देना है, सरफेस टेंशन वाटर की है ज्यादा, ऑयल की है कम। तो जिसका सरफेस टेंशन कम है ना, उसका सरफेस एरिया बढ़ाना आसान है। तो अगर पानी और ऑयल इकट्ठे हुए तो इन दोनों में ना एक आपस में सो कॉल्ड कश्मकश शुरू हो जाएगी कि किसका एरिया ज्यादा होना चाहिए। तो क्योंकि वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा है तो ये अपना एरिया कम रखेगा दोनों सिचुएशंस में। तो अगर एक शिप में से ऑयल लीक कर जाए, ये मान लो सी का एरिया है, और इसमें एक शिप जो है ना, जो ऑयल कैरिंग शिप था, वो लेटेस्ट से ना उससे तेल लीक होना शुरू हो गया शिप में। ऑयल कैरियर है तो बेटा सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि ना ऑयल यहाँ पे फैल जाएगा। अब ये भी रिसेंटली किसी कंट्री में, जापान का शिप एक जो है ना, उसका ब्रेकेज हो गया, टूट गया शिप वो, और ऑयल लीक हो गया, तो वहां का इकोसिस्टम सारा डिस्टर्ब हो गया। रीजन बेटा दो चीजें हैं, ऑयल का सरफेस टेंशन है, ऑयल खींचेगा अपने आप को इधर को ताकि मैं अपना एरिया कम कर सकूं, लेकिन वाटर का भी सरफेस टेंशन है, वाटर भी चाहता है मेरा एरिया कम हो जाए, बट वाटर ज्यादा फोर्स लगाएगा ऑयल के कंपैरिजन में। तो नेट फोर्स जो है वो वाटर वाली साइड को होगा, ये ऑयल का फोर्स है, एफ ऑफ ऑयल। तो वाटर जीतेगा, ऑयल हारेगा, यानी कि ऑयल का एरिया बढ़ जाएगा और वाटर का एरिया कम होगा। तो ऑयल जो है ना वो वाटर पे स्प्रेड हो जाता है, लेकिन जब ऑयली सरफेस होगा, यहाँ पे ऑयल, ऊपर वाटर ड्रॉप, यहाँ भी वही कशमकश चलेगी, खींचतान चलेगी, टेंशन यहाँ भी होगी, बट वाटर की सरफेस टेंशन ज्यादा है तो वाटर अपना एरिया रिड्यूस करने में कामयाब हो जाएगा। तो वाटर के ड्रॉपलेट्स बनेंगे ऑयली सरफेस। अब इसको आपने लिखना है इन योर ओन वर्ड्स। मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, आंसर के लिए बेटा 4 लाइनें छोड़ दीजिए, आंसर अपने आप लिखिएगा। ये मैंने थर्मोमीटर का डायग्राम ड्रॉ कर दिया। थर्मोमीटर में ग्लास इज क्वाइट थिक और उसके अंदर जो ओपनिंग होती है वो बहुत छोटी सी, इसको बेटा बोलते हैं हम कैपिलरी। और अगर हम इन कैपिलरीज को, अभी तो ऊपर से बंद है, खुली होनी चाहिए, थर्मोमीटर तो बंद होता है ऊपर से, अगर इसको अगर हम एक लिक्विड में पानी में डाल दें फॉर एग्जांपल, और ये ट्यूबिंग ऊपर से ओपन हो, यहाँ से खुली छोड़नी है टूवर्ड्स एयर, तो बेटा लिक्विड इसके अंदर ना राइज कर जाता है, अपने आप लिक्विड इस पे ऊपर चढ़ जाएगा। मैं वाटर की बात कर रहा हूँ बेटा। अगर मरकरी होगा तो उल्टा भी होगा। मरकरी जो है, मान लो ट्यूब अपनी आपने ना यहाँ तक इंसर्ट की हुई है,
दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम मरकरी के लिए। मरकरी के अंदर अगर कैपिलरी ट्यूब डालेंगे तो मरकरी अगर यहां तक भरा हुआ है ना, तो ट्यूब के अंदर मरकरी यहां तक ही होगा, सिर्फ डिप्रेस हो जाता है, नीचे चला जाता है बेटा। तो वाटर की बात करें, वाटर वुड राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब, मरकरी कैपिलरी ट्यूब में डिप्रेस हो जाएगा। ये आपके सामने जो एक फोटो बनी हुई आ रही है, ये क्या है? इस फोटोग्राफ में बेटा जो अपनी माइक्रोस्कोप की ना स्लाइड सुनी होती, 2 स्लाइड लेने हैं ऐसे। अब मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना बड़ा है नहीं एक्चुअल में। इन 2 स्लाइड्स के बीच में एक स्लाइड के ऊपर एक ना पेपर क्लिप डाल देना बेटा, और इसको रबर बैंड से दोनों स्लाइड्स को ना इकट्ठा टाइट कर देना। तो क्या होगा कि जो ये वाला एरिया है जहां पे मैंने एरो ड्रॉ किया, या जहां पे अभी लेजर है, ये वाले एरिया में स्लाइड्स के बीच में डिस्टेंस होगा बहुत ही कम। लेकिन जो पेपर क्लिप बीच में डाल दिया, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया थोड़ा सा ज्यादा, है ना। तो मैं कैपिलरी ट्यूब बार बार क्यों कह रहा हूँ कि जहां पे थिकनेस या रेडियस ऑफ द ट्यूब कम होगा ना, वहां पे तो लिक्विड राइज दिखेगा आपको। इसमें एक लिक्विड के अंदर ना एक डाई डाल दी है ताकि आपको लिक्विड दिख जाए। तो यहाँ पे दोनों स्लाइड्स के बीच में डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, लिक्विड ऊपर तक चढ़ गया, चेक करो। जैसे जैसे इधर को आएंगे, दोनों स्लाइड्स के बीच में जो गैप है, ये वाला गैप, ये इंक्रीज होता चला गया और लिक्विड की हाइट कम होती चली गई। और यहाँ पे एक्सट्रीम में गैप सबसे ज्यादा है, तो लिक्विड थोड़ा सा ही ऊपर चढ़ा है। ये प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। क्लोजअप दिखा रहा हूं बेटा। जहां पे दोनों स्लाइड्स के बीच में गैप कम है, वहां पे लिक्विड का राइज अप टू द टॉप पहुंच गया है। जैसे जैसे गैप बढ़ना शुरू हुआ, अभी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो हाइट है ना लिक्विड की कम होनी शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे बोरिंग यानी कि जो ओपनिंग है बहुत पतली होगी, वहां पे लिक्विड अच्छा राइज करता है। अभी एक फॉर्मूला भी निकालेंगे कि कितनी हाइट तक जाएगा। और जहां पे बोर का साइज बेटा, विड्थ उसकी डायामीटर बढ़ता जाएगा ट्यूबिंग का, वहां पे राइज कम मिलेगा। चलिए, तो अब इसकी एक ना डेरिवेशन है, तो सीधा आप डेरिवेशन पे चलते हैं। तो ये जो फिनोमिनन है लिक्विड के राइज करना, जैसे पानी ने बताया आपको वो राइज करेगा, लेकिन मरकरी कैपिलरी ट्यूब में डिप्रेस हो जाता है। तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन भी बोलते हैं, कैपिलैरिटी भी बोलते हैं। और अभी जो फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, उस फॉर्मूले का नाम है एसेंट फॉर्मूला। एसेंट का मतलब जानते हैं ना सारे? एसेंट मतलब ऊपर चढ़ना, है ना, दैट इज कॉल्ड एसेंट। तो एसेंट फॉर्मूला यानी लिक्विड कितनी हाइट तक राइज करेगा या डिप्रेस होगा, उस फॉर्मूले को बोलेंगे एसेंट फॉर्मूला। तो पेपर में बेटा कई तरह से क्वेश्चन आता है, कई बार कैपिलैरिटी लिखा होता है, कई बार क्वेश्चन सीधा डाल देते हैं डेराइव एसेंट फॉर्मूला। तो ये मत बोलना सर ने करवाया नहीं था, एसेंट फॉर्मूला यही है जो निकालने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले डेफिनेशन 2 बार कराऊंगा, सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई इंटीग्रेशन नहीं है, कोई वेक्टर नहीं है। हाँ, जो पीछे हमने फॉर्मूले लिखे ना, सिंगल सरफेस के कारण एक्सेस प्रेशर 2T/R, वेट का फॉर्मूला HρG, प्रेशर हमने पीछे डिस्कस किया कि डेप्थ के कारण प्रेशर में जो चेंज आ जाता है वो HρG होता है। इसके अलावा अगर 2 पॉइंट सेम हाइट पे हैं, उनमें हाइट का कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही लिक्विड के अंदर एक ही लेवल पे 2 पॉइंट्स होंगे, तो उन दोनों जगह आपको प्रेशर सेम मिलेगा। तो ये कुछ पुराने पॉइंट्स और ये सरफेस टेंशन वाला इशू जो अभी हमने डिस्कस किया, तो ये सारा कुछ इसमें यूज होगा। वेक्टर नहीं कोई भी यूज होगा, कोई इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सीधी सीधी डेरिवेशन है। 2 बार बताऊंगा, इसके बाद मेरा नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन के कैपिलैरिटी या कैपिलरी एक्शन होता क्या है। तो लिक्विड्स का राइज करना या डिप्रेस हो जाना।
इन कैपिलरी ट्यूब्स, कैपिलरी वर्ड इसलिए क्योंकि मैंने बताया कि ट्यूब की अगर जो बोरिंग है ना वो बहुत थिन होगी, जैसे मैं थर्मोमीटर की बात कर रहा था, तभी ये फिनोमिनन आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये राइज या जो फॉल है लिक्विड्स का कैपिलरी ट्यूब्स में, उसी को कैपिलरी एक्शन या कैपिलरिटी कहते हैं। अब हमें डिराइव करना है कि लिक्विड कितनी हाइट तक चढ़ेगा। तो उसके लिए डायग्राम जो है, ये तो हो गई आपकी एक डिश जिसके अंदर आपको कैपिलरी ट्यूब को डालना है। बट कैपिलरी ट्यूब मैंने जो बनाई वो तो बहुत पतली थी, तो अगर मैं बहुत छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा ना, तो उसके अंदर कुछ बेटा सर्कल्स, कुछ टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। तो मैंने कैपिलरी ट्यूब काफी ज्यादा रेडियस की ड्रॉ कर दी है, एक्चुअल में इतनी नहीं होती। तो ये अपनी ट्यूबिंग है, ये हो गया ग्लास, ये हो गया ग्लास के अंदर ओपनिंग सिलेंड्रिकल, जिसमें अभी मैं बात कर रहा हूँ वाटर की। तो वाटर में जैसे ही कैपिलरी ट्यूब डालोगे तो पानी ऊपर चढ़ जाएगा इस तरह से, और एक कॉनकेव मेनिस्कस फॉर्म करेगा, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। वाटर का मेनिस्कस विद ग्लास कॉनकेव बनता है, इसलिए मैंने यहां भी थोड़ा सा कॉनकेव दिखा दिया। देखो जरा, आप भी इस तरह से दिखाएंगे। अगर ये मरकरी होता है तो मरकरी वाले केस में मुझे फिर ऐसे ड्रॉ करना पड़ता, लाइक दिस, क्योंकि मरकरी का मेनिस्कस कॉन्वेक्स होता है। फिर ऐसे बनाएंगे, और यहाँ पे बेटा ये सारा नहीं बनेगा, फिर मरकरी थोड़ा नीचे चला जाएगा और उसका मेनिस्कस आपको ऐसे मिलेगा। बट वो एग्जाम में आपको बेटा वाटर से ही प्रूव करना है, यही बेस्ट मेथड है। चलिए, तो मान लो लिक्विड हाइट h तक ऊपर चला गया, स्लो कराऊंगा, बिल्कुल बहुत आसान है। और ये जो मेनिस्कस था यहाँ पे, ये एक स्फीयर जैसा है जिसका रेडियस लेटस से है कैपिटल आर। रेडियस ऑफ द मेनिस्कस इज कैपिटल आर। हाँ, ये जो ट्यूब है इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। अच्छा, जैसे पहले अभी टेंजेंट ड्रॉ की हमने ना, लिक्विड एयर को टेंजेंट, एक लिक्विड सॉलिड को टेंजेंट, इनके बीच में जो एंगल था उसका हमने नाम रखा है एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा। थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे? देखो जरा बेटा, एक थ्योरम आपको मैंने कई बार बताई है, दोबारा फिर बता देता हूं। अगर अपने पास दो लाइंस हैं राइट एंगल पे, और मैं दो लाइंस और ड्रॉ कर लूं, कलर चेंज कर लेते हैं, दो मैं ब्लू लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, ये भी राइट एंगल पे है। तो जितना एंगल दो लाइंस के बीच में होता है, उतना ही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स में भी होता है। हाउ टू प्रूव? वेरी सिंपल, एक्स, इसको मैं अभी थीटा 1 लिख देता हूं, इसको थीटा 2 लिख देता हूं। एक्स में थीटा 1 ऐड किया, बेटा कितना आएगा? एक्स में थीटा 1 ऐड किया 90 सर 90। इस एक्स में थीटा 2 ऐड किया, वो भी 90। दोनों को माइनस कर लो बेटा, कैंसल कैंसल, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0, तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। तो जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है ना थीटा, वही एंगल आपको इधर भी मिलेगा। चलिए, तो मैं लिखता हूं कि एंगल थीटा दो जगह बन गया। एक ये एंगल थीटा हो गया और एक ये एंगल थीटा हो गया। चलिए, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक परपेंडिकुलर, नजर आ गया आपको? एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। इनको पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, O, N, M। यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं X, एक यहाँ पे पॉइंट है Y, और एक यहाँ पे पॉइंट है Z। और इसकी लिक्विड की जो हाइट है कि कितना ऊपर उठा, उसको लिखना हमने H। डायग्राम पूरा हो गया। पहले जरा डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ साथ।
मैं दोबारा बनाना सिखाता हूँ सारा कुछ। पीछे चलते हैं एक बार। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे बेटा आप एक डिश। डिश समझते हैं ना, प्लेट की तरह, यानी डिश वॉशर होता है ना बर्तन साफ करने के लिए, तो एक तरह का प्लेट है। इसमें हमने पानी डाला, दो आपने बेटा ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देनी है। इसमें ये वाला पार्ट ग्लास है और यहाँ पे एयर है। साथ साथ बनाते जाइए बेटा, अगर पेंसिल स्केल है ज्यादा अच्छा रहेगा। लिक्विड का मेनिस्कस यहाँ पे भी कर्व, यहाँ पे भी कर्व, यहाँ पे भी कर्व, यहाँ पे भी कर्व, और पानी को ऊपर ले जाना है, और वाटर का मेनिस्कस दिखाना है कॉनकेव। बना दिया। इस कॉनकेव मेनिस्कस को बेटा एज अ स्फीयर कंप्लीट कर दो बेटा, जिसका रेडियस है कैपिटल आर। रेडियस ऑफ द मेनिस्कस इज कैपिटल आर, और मैंने उसको स्फीयर को कंप्लीट कर दिया डॉटेड में। और जो ट्यूब है कैपिलरी ट्यूब, उसका रेडियस है स्मॉल आर। यहां पे ड्रॉ करना है एक परपेंडिकुलर, इधर दो टेंजेंट्स, टेंजेंट्स के बीच में एंगल थीटा कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। ये दो लाइनें देखो राइट एंगल पे हैं, और ये दो भी राइट एंगल पे हैं। टेंजेंट और रेडियस में बेटा 90 डिग्री का एंगल होता है ना, तो दो लाइनों में जितना एंगल उतना ही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स में, तो ये वाला एंगल भी थीटा। अब एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे to complete a right angle triangle. Name the vertices O and M. Mark this point inside the liquid just close to the surface X. A point inside the tube in level with the outside surface Y. And a point on the liquid surface outside the tubing Z. चलिए, होप कंप्लीट कर लिया होगा सभी ने। अब सुनिए, पहले मैं समझा रहा हूं, नोट डाउन बाद में करेंगे। हाइट ऑफ द लिक्विड को H लिख दीजिए। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिए बेटा, मैं क्या बता रहा हूं। ये जो सरफेस है ना, ये लिक्विड एयर इंटरफेस है और सरफेस कॉनकेव नेचर का है। तो हमने डिस्कस किया कि अगर सिंगल सरफेस हो कर्व्ड रेडियस आर का, तो उसके कारण प्रेशर डिफरेंस बनता है डेल्टा पी इक्वल टू सिंगल सरफेस के कारण 2T बाय आर। बट रिमेंबर आई टोल्ड यू कि प्रेशर ज्यादा कहां पे होगा? जो सरफेस का इंटीरियर है, इनर पार्ट, यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, इक्वल टू 2T बाय आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट M अपना इस साइड में है और पॉइंट X यहां पे है। इट मींस पॉइंट M का प्रेशर X वाले प्रेशर से 2T बाय आर ज्यादा होगा, या फिर यूं कह सकते हो कि X वाला प्रेशर M वाले प्रेशर से 2T बाय आर कम होगा। Point M is inside the sphere, X is outside the sphere. अंदर वाला प्रेशर P at point M X वाले प्रेशर से 2T बाय आर से ज्यादा होगा। मैंने 2T बाय आर को लेफ्ट पे कर दिया, PX को मैं राइट पे ले आया, तो X वाला प्रेशर M वाले प्रेशर से 2T बाय आर कम होगा। बट M पॉइंट जो है वो एयर में लाई कर रहा है, इसके ऊपर सभी जगह एयर है ना, तो एयर का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। So we can write pressure at point X is atmospheric pressure minus 2T by R. तभी तो बेटा लिक्विड ऊपर उठ गया ना, लिक्विड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसीलिए तो ऊपर चला गया, इसीलिए उठा ऊपर, क्योंकि X पे प्रेशर कम है। चलिए अब एक बार दोबारा फिर से बता रहा हूँ।
pressure at x is smaller than that at m by 2t by r, means px is equal to p at point m, क्योंकि ये अंदर वाला पॉइंट है, ये बाहर वाला पॉइंट है, तो x पे प्रेशर m वाले प्रेशर से 2t by r से कम होगा, बट m इज इन एटमॉस्फेयर, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस 2t by r आएगा। अब चलते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना, प्रेशर बढ़ता है, तो पॉइंट y तक पहुंचोगे तो आपने डेप्थ h कवर कर दी, तो यहाँ पे प्रेशर जाके बढ़ चुका होगा एज कंपेयर टू x बाय h रो g। तो इस प्रेशर में, x वाले प्रेशर में h रो g और प्लस कर दो तो y वाला प्रेशर, बट p एट x हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, ये y का प्रेशर आ गया। अब लास्ट स्टेप, y और z एक ही लिक्विड में एक ही लेवल पे है, y एंड z आर इन सेम लिक्विड एंड एट सेम हाइट, सेम लेवल, तो y और z का प्रेशर सेम आना चाहिए, बट z इज एक्सपोज टू एयर, तो यहाँ पे प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मैंने y वाला वैल्यू लिख दिया, z की जगह भी p एटमॉस्फेरिक लिख दो एंड इक्वेट, तो p एटमॉस्फेरिक कैंसर, समझ गए। हमें हाइट निकालनी थी, 2t by r को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लो, अब दोनों जगह cos थीटा से मल्टीप्लाई करो, और यहां से अगर मैं लिखूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में r है बेस, कैपिटल R है हाइपोटेन्यूज, तो ये इक्वल टू cos थीटा होगा, इसका मतलब r का वैल्यू कैपिटल R इंटू cos थीटा, क्योंकि हमें ना ये नहीं पता चलेगा कि मेनिस्कस का रेडियस है कितना, हमें तो ट्यूब का रेडियस पता है, तो हमें ये वाला r यहां से हटा के, रिमूव करके ना, इसकी जगह स्मॉल r की टर्म्स में वैल्यू पुट करनी है, बट यहाँ पे cos थीटा आ रहा है, तो उसके लिए स्टेप अपने पास एक है, इस लेफ्ट हैंड साइड को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos थीटा लगा दो बेटा। अब समझ गए होंगे ना, r cos थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है, स्मॉल r, और ये रो और g नीचे ले जाने हैं बस, और काम खत्म बेटा, हाइट निकल आई, इसकी जगह स्मॉल r पुट कर दो, तो ये हाइट का फॉर्मूला है 2t cos थीटा अपॉन r रो g। चलो एक बार सारा कुछ फिर से बताता हूँ, पूरी डेरिवेशन फिर से। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगल कर्व सरफेस लिक्विड को और एयर को सेपरेट करें, तो उसके कारण जो प्रेशर डिफरेंस बनता है वो 2t by r। डन। अब अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, तो पॉइंट m का प्रेशर इज ग्रेटर देन प्रेशर एट x, या उल्टा बोले, pressure at x is smaller than pressure at m and difference is 2t by r. So what we wrote, P at x is equal to P at m minus 2t by r, but m was present in air, so pressure at point m is P atmosphere. As you go deeper into a liquid, pressure increases by h rho g. So pressure at y is equal to P at x plus h rho g, but P at x is P atmospheric minus 2t by r. Further, y and z are in the same liquid and at the same level, so they must have same pressure. Pz equal to Py. Py equal to P atmospheric minus 2t by r plus h rho g. And Z is open to air, so pressure at Z is equal to P atmospheric. Equate, P atmospheric cancel, 2t by r on left hand side, sign would change. And from this right angle triangle, you can write small r by capital R is equal to cos theta, that is small r equal to r cos theta. So divide numerator and denominator, sorry, multiply
numerator and denominator by cos theta. Okay, so capital R cos theta is small r, and take this rho and g to left hand side and substitute r cos theta as small r. That is the final answer. So from this relation you can analyze, number one, more is the surface tension, greater is the value of t, more is the height. If theta is acute, cos theta would be positive, so height would be positive. That means water would rise in the tube. But if theta is obtuse, second quadrant, in second quadrant cos theta carries which sign, negative or positive? Sir, negative. Negative, right? That means height would turn out to be negative. That is why I told you mercury gets depressed in a capillary tube. Further, height increases if radius decreases. That is why I told you use capillary tubes. That is a tube with a very, very fine bore, so that radius is very small, so that height is more. Clear? And more is the density, lesser is height. If density is higher, height would be lesser. So these are some important points which you must note down after the derivation is over. Derivation is only up to this point. If a question appears in the exam, derive SN formula, you have to leave here. These points I have written for your conceptual questions. Now please carry on, start noting down. अगर ये ट्यूब जो है ना, लिक्विड चढ़ना था हाइट h तक, अगर हम इसको यहां से ट्यूब को काट दें, ट्यूब अपनी छोटी रह गई मान लो, उस केस में क्या होगा? तो मैं इसी रिलेशन को थोड़ा सा दोबारा लिख रहा हूं बेटा। इसको मैं लिख रहा हूं h इंटू आर, चेक करो जरा, h इंटू आर इक्वल टू 2t बाय रो जी। बेटा ना तो सरफेस टेंशन चेंज होगा ट्यूब की हाइट कम होने से, ना डेंसिटी चेंज होगी, ना जी चेंज होगा, ये सारा कुछ कांस्टेंट है। अगर ट्यूब की हाइट बेटा कम हो गई, लेकिन ये वैल्यू तो कांस्टेंट आनी है, तो h डैश इंटू आर डैश का वैल्यू वही आएगा जो h इंटू आर का वैल्यू था। मान लो लिक्विड को राइज करना था 8 सेंटीमीटर तक और मेनिस्कस का रेडियस लेटर से था 2 सेंटीमीटर। अब लेटर से ट्यूब की हाइट जो है ना वो 8 की बजाय सिर्फ, इसको मैं 3 सेंटीमीटर कर देता हूँ, रेडियस थी 3 सेंटीमीटर। लिक्विड की जो हाइट है ना, अब क्योंकि ट्यूब हमने काट दी, फाउंटेन नहीं चलेगा बेटा, ये मत सोचना कि ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, फिर तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो जाएगा। तो अगर हाइट जो है ना हमें कम मिली ऊपर चढ़ने के लिए, 8 मीटर ना मिलके लेटर से हमें 6 मीटर मिला, तो ये जो रेडियस है ये अपने आप चेंज हो जाएगा। 8 इंटू 3 24 था ना, इधर भी 24 लेके आना है, तो मेनिस्कस का रेडियस बढ़ जाएगा। यानी यूं कहे कि अगर ट्यूब की हाइट हमें पूरी मिली तो मेनिस्कस ऐसा होगा, अगर ट्यूब की हाइट हमें कम मिली तो मेनिस्कस का रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। वो जो सर्कल सब बनाया हुआ है ना हमने, उसका रेडियस आर डैश बढ़ जाएगा। ये रेडियस पहले छोटा था, तो हाइट नो डाउट कम हो जाएगी और रेडियस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, ताकि आर इंटू एच का वैल्यू सिचुएशन 1 में सिचुएशन 2 में सेम रहे। चलो ये भी जरा नोट डाउन करेंगे। अब अपने पास 3 क्वेश्चन है बेटा।
एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब है, 24th नंबर क्वेश्चन। उसमें वाटर 8 सेंटीमीटर तक राइज करता है। अगर इस अपरेटस को एक फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में, लिफ्ट में रखे, फ्री फॉल में आपको बताया हुआ है जी का वैल्यू हो जाता है 0, लॉज ऑफ मोशन। जी 0 हो गया तो हाइट बनेगी 2t cos थीटा बाय आर रो जी। जी का वैल्यू अगर 0 हो गया तो हाइट हो जाएगी इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी तक ये लिक्विड जा नहीं सकता, क्यों भी यहां तक है। तो बेटा जो लिक्विड कॉलम है वो कितनी हाइट का बन जाएगा, बोल के बताएंगे। सर 20। 20, बस 20 सेंटीमीटर तक पूरी ट्यूब भर जाएगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 51 डिस्कस कर दिया मैंने। अगर वाटर राइज करता है कैपिलरी ट्यूब में h हाइट तक और लेंथ अगर उसकी कम हो जाए h से, तो क्या होगा? हाँ जी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। लिक्विड जो है ना वो अपने टॉप तक पहुंचेगा, बस वहीं पे रहेगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। 20th क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के फॉर्म में दिखा चुका ऑलरेडी, बताइए क्या आंसर है। थर्ड ऑप्शन, जो स्मॉलर बबल है उसके अंदर एक्सेस प्रेशर रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना 40/r, तो छोटा बबल है उसके अंदर ज्यादा प्रेशर होगा, उसकी एयर निकल के बिगर में ट्रांसफर हो जाती है। चलो अब मैं लास्टली बेटा आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो कैपिलरी एक्शन है ना, इसका हमारी रूटीन लाइफ में क्या रोल है। एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन। आपने देखा होगा दीवारों में ना सीलन आई होती है बेटा, ऐसे ना, तो वो ग्राउंड वाटर जो है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर चढ़ जाता है। इट इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। जब घर बनाओगे ना अपना, तो जो नीचे बेटा आप ना फिलिंग डालते हो वो सैंड की डालो, उस केस में ये स्लैब का काम जो है ना वो कम हो जाएगा। सैंड जो है वो ड्राई रहता है एज कंपेयर टू क्ले। चलिए, और जो प्लांट्स है ये आपने देखा सर एक होगा। मिनट पीछे करना, वही वाला। नो 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 नो, बिल्कुल भी नो। वाटर कैपिलरी एक्शन के थ्रू बेटा वॉल्स में पहुंच जाता है और दीवारों में सीलन आ जाती है। इट इज ओके सर। कैपिलरी। अब एक प्लांट लेंगे, उसको एक डाई के अंदर डिप कर देंगे। प्लांट के अंदर बेटा होती है बहुत सारी कैपिलरीज, तो आप जिस कलर की यहाँ पे डाई डालोगे ना उसी कलर के बेटा इसके फ्लावर्स बन जाएंगे, जैसे मर्जी बना लो। देखा होगा आपने ये वाला मेथड, बायो वाले बच्चों को पता होगा। प्लांट्स के अंदर कैपिलरीज होती हैं जिनके थ्रू बेटा वो सैप वर्ड यूज करते हैं। लिक्विड ऊपर चढ़ता है प्लांट में, लेकिन उसकी कैपिलरीज बहुत ही पतली होती हैं, रेडियस बहुत कम है, तो वो इतना ऊपर तक चला जाता है पानी के लीव्स तक पहुंच जाता है, कैपिलरीज है उसके। और जो पानी नीचे से प्लांट एब्जॉर्ब करता है वो भी कैपिलरी एक्शन से एब्जॉर्ब करता है। चलो दिवाली आने वाली है ना अब, तो जो दिया हम जलाते हैं उसमें जो विक बत्ती डाली होती है, जो उसमें तेल चढ़ने का तरीका भी कैपिलरी एक्शन है, कैपिलरी एक्शन से राइज करता है। अच्छा, कैपिलरी एक्शन से क्योंकि हम एक खास हाइट तक ही जा सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आप जो है ना वो दिया इस तरह का बना लो कि नीचे वो काफी डीप हो, यानी जग ले लिया एक, नीचे तेल डाल दिया इसमें आपने एक लंबी सी बत्ती डाल दी बेटा, इतने हाइट तक नहीं जाएगा। तो इसलिए दिए का शेप थोड़ा सा ना शैलो बनाना पड़ता है, ज्यादा डीप नहीं होता वो, क्योंकि ऑयल कुछ हाइट तक ही चढ़ेगा बेटा। तो डिजाइन आपको समझ आ गया होगा।
क्योंकि हाइट का फॉर्मूला है ना 2t cos थीटा अपॉन r rho g। तो एक खास हाइट तक ही ऑयल राइज करेगा। चलिए, अदर देन दैट, जब आप दूध में बिस्किट डालते हैं तो बिस्किट के अंदर भी कैपिलरीज हैं, तो मिल्क उसके अंदर चढ़ जाता है, अब्सॉर्ब हो जाता है, तो उसके पीछे भी कैपिलरी एक्शन है। टॉवल जो है ना, आपकी स्किन का पानी सोखता है थ्रू कैपिलरी एक्शन। इसके अंदर कैपिलरीज है, वो पानी को अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है, खींच लेती है। अब ये बताओ कि जो मिट्टी वाला घड़ा होता है ना, अर्दन पॉट्स, वो पानी को ठंडा कैसे रखते हैं? हाउ डू अर्दन पॉट्स कीप वाटर कूल? पता होगा, काफी बच्चों को पता होगा। अर्दन पॉट्स वाटर को ठंडा कैसे रखते हैं? बेटा, कैन यू हियर मी? हाँ, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही है बेटा। अर्दन पॉट्स पानी को ठंडा रखेंगे, उनके अंदर कैपिलरीज होती हैं, उसके कारण पानी बेटा जो है ना, वो पॉट से बाहर आना शुरू हो जाता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू। पानी सरफेस पे आएगा तो उसके कारण बेटा इवेपोरेशन होगी, एंड यू नो इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।